मैं संजय शुक्ला, राजनीति विज्ञान का विषय विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष की क्लास में उपस्थित हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे और राजनीति विज्ञान में प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भारत सरकार और राजनीति। दोस्तों, मैं बताऊं कि ये नया सिलेबस है जो 2020-21 के सत्र से लागू होगा और इसमें जो इसकी शुरुआत होती है, इस पे हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि इसमें संवैधानिक सुधारों के जो इतिहास है भारत में, उससे इस पेपर की शुरुआत होती है। यानी जो पहला चैप्टर है वो भारत में संवैधानिक सुधारों का इतिहास, उस चैप्टर से हम लोग ये तीसरे वीडियो पर चर्चा कर रहे हैं। यानी 1858, 1861 और 1892, यानी आज जो तीसरा अधिनियम हम लोग पढ़ रहे हैं संवैधानिक सुधारों के अध्याय से। अब इसमें हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो हम लोग देख रहे हैं 1892 का अधिनियम। अब इस अधिनियम को पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में जो प्रतिनिध्यात्मक संस्थाएं हैं उनको मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है, या उनके जो सुधार हैं उनमें, यानी अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल करने की जो प्रक्रिया है उसका दूसरा चरण है। और दूसरा चरण क्या है कि जो प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभा है उसमें गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करना, यानी उनका जो विस्तार किया गया केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं का, उसका अध्ययन करेंगे और उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब हम लोग आते हैं मुख्य विषय पर कि जो आज का विषय है वो ये है 1892 का अधिनियम। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 1892 का अधिनियम है, तो अब इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि जब अधिनियम लाया गया तो ये अधिनियम क्यों लाया गया, यानी सरकार ने 1892 में अधिनियम क्यों पारित किया और उसके लिए कौन से प्रेरणा स्रोत थे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जो प्रेरणा स्रोत थे या जो कारण थे उनको हम परिस्थितियां कहते हैं, जिन परिस्थितियों में इस सुधार को लाने के लिए ब्रिटिश सरकार तैयार हुई या विवश कहिए तो विवश हुई। अब देखिए, परिस्थितियां ये है कि जो 1892 में पहली बार भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया गया, उनको भागीदारी दी गई, यानी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल है, परिषद है, वो परिषद दो काम करती थी। एक कानून बनाने का काम करती थी और दूसरा वह प्रशासन चलाती थी। यानी भारत में कार्यकारिणी परिषद भी होती थी और लेजिस्लेचर असेंबली यानी कानून बनाने वाली विधायिका भी। तो जब ये दो भूमिका निभाती थी, तो अब ये हुआ कि 1861 के एक्ट में ये हुआ कि इस भूमिका में भारतीयों को भी जब कानून बनाने के लिए एक काउंसिल आहूत हो, यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद बैठे, तो उसमें कानून बनाने के लिए भारतीय कुछ सदस्यों को भी शामिल किया जाए, जिससे जनता की जो ज़रूरतें हैं, जनता की जो आवश्यकताएं हैं वो भी सरकार तक पहुंच सके, यानी जनता की जो भावना है, मनसा है, वो उससे सरकार परिचित हो सके और भारतीयों के अनुकूल कानून बना सके। लेकिन वो बहुत न्यूनतम सुधार था, वो कहीं न कहीं भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया। दूसरा बड़ा कारण ये है कि बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद। तो जो 1892 का अधिनियम है ये 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में आ रहा है, लेकिन जो उत्तरार्ध है 19वीं शताब्दी का, वो भारत में राष्ट्रवाद के मजबूत होने की प्रक्रिया का चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ना है, यानी बहुत तेज़ी से मजबूत हो रहा था। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार तीव्र गति से हुआ, भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उससे एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ, ऐसा वर्ग तैयार हुआ कि जो अपने हितों की चेतना से परिपूर्ण हुआ, यानी वो उसमें हितों की चेतना जागृत हुई, और जो चेतना जागृत हुई इससे धीरे धीरे भारत में ढेर सारे क्षेत्रीय आंदोलन उत्पन्न हुए, पत्र पत्रिकाएं निकली, सरकार की आलोचनाएं हुई, सरकार से अपने जो आवश्यकता है उसके संदर्भ में सुधारों की मांग के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। दूसरी चीज़ यही है कि जो छोटे छोटे जो मुद्दों को लेकर के जो आंदोलन चले वो एक राष्ट्रीय आंदोलन में कहीं न कहीं संगठित होने लगे थे, और जो छोटे छोटे संगठन बने वो भी राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित होने की प्रक्रिया में आ गए। इस दिशा में जो पहला
जो संगठन उभर कर आया, जिसे हम कहीं कहीं राष्ट्रीय चरित्र उसमें है, वो इंडिया लीग है, जिसे हम शिशिर कुमार घोष ने स्थापित किया। लेकिन अगला जो इससे बड़ा जो संगठन आता है, जिसे हम कहते हैं इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। लेकिन अब जब इन्होंने स्थापित कर दिया, तो ये वास्तव में जो पहला अगर राष्ट्रीय कोई अगर संगठन देखा जाए, राजनीतिक प्लेटफॉर्म देखा जाए, तो इंडियन एसोसिएशन है। अब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई और इसने कहीं न कहीं भारतीयों को जो समस्याएं हैं या काउंसिल में जो सुधार है उसके तरफ इसने इशारा करना शुरू किया, आवाज़ उठाना शुरू किया। लेकिन और भी कुछ कारण हैं, जैसे इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद ने भी आग में घी का काम किया, क्योंकि इस बिल वायसराय ऑफ इंडिया जब लॉर्ड रिपन थे, तो उन्हीं के काल में ये हुआ कि जो यूरोपीय जज हैं और जो भारतीय जज हैं, दोनों के जो न्यायिक अधिकार हैं वो समान कर दिए जाए। और जो समान कर दिए जाए, तो इसके लिए इल्बर्ट बिल उन्होंने लाया। और वह इल्बर्ट बिल चूँकि अंग्रेज़ों के बराबरी में भारतीयों को खड़ा कर रहा था, इसलिए अंग्रेज़ों ने, यानी जो यूरोपीय लोग थे, उन्होंने इस बिल के विरुद्ध श्वेत विद्रोह किया, यानी एक बड़ा आंदोलन चलाया भारत और ब्रिटेन में कि भारतीयों को, चूँकि भारतीय गुलाम हैं, हमारे उपनिवेश में रहते हैं और उनको हम लोग शासक वर्ग से हैं, तो हम लोगों के बराबर अधिकार नहीं दिया जा सकता। और भारतीय जो जज हैं उनको, जो यूरोपियन हैं, उनके मुकदमे को सुनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसलिए जो आंदोलन उन्होंने चलाया, श्वेत विद्रोह जो उन्होंने किया, श्वेत मूवमेंट किया, उसके परिणामस्वरूप लॉर्ड रिपन जो उदारवादी था, भारतीयों के काफ़ी हितों के बारे में सोचता था, उसे वापस बुला लिया गया और बड़ी उसकी आलोचना की गई। इसी एक कहीं न कहीं ब्रिटिश लोगों की, जो यूरोपियन लोग हैं, उनका जो चरित्र है, वास्तविक जो चरित्र है, जनता के सामने, राजनीतिक नेताओं के सामने कहीं न कहीं उजागर हुआ। तो लोगों ने कहा कि सरकार के खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के दांत कुछ और हैं, यानी वो अंदर से सुधारों को कहीं न कहीं लागू नहीं करना चाहती है, वो हमें कहीं न कहीं अपने हितों के परिप्रेक्ष्य में ही भारत को चलाना चाहती है। तो ये तमाम विचार थे, जिससे कहीं न कहीं सरकार के विरुद्ध तीव्र असंतोष बढ़ा। सिविल सेवा आंदोलन, तो 1833 और 1858 के एक्ट से ये कहा गया कि जो ब्रिटिश कालीन जो प्रशासनिक सेवा है, उसमें भारतीयों के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए और उनमें नियुक्ति के संदर्भ में किसी भी प्रकार का भेदभाव यूरोपियन और भारतीय के बीच नहीं किया जाएगा। तो लेकिन ये सिर्फ एक कानूनी स्ट्रक्चर था, एक कानूनी स्वीकृति थी, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने का एक्चुअल में अंग्रेज़ों ने कभी प्रयास नहीं किया। और नहीं किया तो जो लोग कहीं न कहीं सिविल सेवा में सेलेक्ट भी हो जाते, उनको किसी कारण से अयोग्य घोषित कर दिया जाता था और बाहर कर दिया जाता था। इसी में से एक नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी सिविल सेवा में चयनित हो गए और उन्होंने अपना जो सार्वजनिक जीवन शुरू किया वो सरकारी सेवक के रूप में किया। लेकिन जब वो चयनित हो गए तो वो घोड़े की सवारी नहीं कर पाते थे, इसी को एक अयोग्यता मान करके उनको सिविल सेवा से बाहर कर दिया गया। सोचिए कितनी विडंबनापूर्ण बात है कि इतनी प्रतिष्ठित और इतनी बड़ी परीक्षा को उस ब्रिटिश कालीन भारतीय परिस्थिति में अगर कोई वहाँ तक पहुँच गया और वो घोड़े की सवारी नहीं कर पाता, फिर उसके कारण उसको बाहर कर दिया जाए, तो ये तो जनता के समझ या पढ़े लिखे लोगों के समझ एक आँख खोलने वाली बात थी कि वो सरकार एक्चुअल में रिफॉर्म नहीं चाहती है और सिर्फ वो दिखावे का ढोंग कर रही है और वो हम लोगों की जो वास्तविक मांग है, जो समस्याएं हैं, उसे वो ध्यान में नहीं रख रही। तो ये एक बड़ा आंदोलन चला। इसमें न्यूनतम आयु, यानी जो सिविल सेवा में शामिल करने की जो आयु थी, न्यूनतम आयु थी, उसको घटा दिया गया और घटा दिया गया। तो अब उसके विरुद्ध तीव्र आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। अब हम देखें कि अब जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उस राष्ट्रीय आंदोलनों ने जो धीरे धीरे छोटे छोटे जो संगठन भारत में बनाए और वो एकजुट होकर के राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिणित होने लगे थे। तो जब राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिणित होने लगे थे, तो हमने बताया इंडिया लीग है, इंडियन एसोसिएशन है, या तमाम इस तरह के छोटे छोटे माने ऐसे संगठन अस्तित्व में आए। तो उन्हीं परिस्थितियों में एक उदारवादी अंग्रेज का नाम आता है, जिसको हम ईओ ह्यूम के नाम से जानते हैं।
उन्होंने जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने और सरकार की बात को जनता तक लाने के लिए एक मीडिएटर के रूप में एक प्लेटफॉर्म, राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम किया, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखें कि कांग्रेस उन्हीं मुद्दों का प्रतिनिधित्व करेगी 1885 में जब वो स्थापित हुई, जो पहले से जनता या अन्य वर्गों के द्वारा, अन्य संगठनों के द्वारा उठाई जा रही है। तो उठाया क्या जा रहा है कि प्रतिनिधित्वात्मक जो संस्थाएं हैं उसको मजबूत किया जाए, जो आयात निर्यात की नीति है उसको कहीं न कहीं समान बनाया जाए, यानी भारतीयों के हित को ध्यान में रखा जाए, सिविल सेवा में सुधार किया जाए, विधायिका में का विस्तार किया जाए। तो इसी को अंग्रेज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी उठाएगी। और कांग्रेस ने पहले ही अपने जो अधिवेशन है उस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किया, उस प्रस्ताव में ये बात कही गई थी, जो देकर कही गई थी कि भारत में जो प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाएं हैं उनको मजबूत किए जाने की ज़रूरत है, उनमें सुधार करने की ज़रूरत है। इसलिए ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो 1892 का अधिनियम आया, वह अधिनियम कांग्रेस की मांगों के परिणाम स्वरूप माना जाता है कि कांग्रेस को संतुष्ट करने के लिए लाया गया। तो जब आप अगर देखेंगे तो ये कुछ सवाल एराइज होते हैं कि जो आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि ये जो 1892 का अधिनियम है ये किसको संतुष्ट करने के लिए लाया गया, तो ये भी कांग्रेस को संतुष्ट करने के लिए लाया गया। लेकिन ये भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा, जिसको हम आगे देखेंगे। तो अब देखते हैं कि अब 1892 के अधिनियम की मुख्य धाराएं क्या हैं। तो मुख्य धारा ये है कि इस अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय विधान परिषद है और जो प्रांतीय विधान परिषद है, इसमें इसका विस्तार किया गया। अब विस्तार किया गया, ये बात कह रहा है कि दोनों में विस्तार किया गया। तो विस्तार किस रूप में हो रहा है? तो विस्तार ये हो रहा है कि जो परिषद है, केंद्रीय परिषद है या प्रांतीय परिषद है, उसमें गैर सरकारी सदस्य, ध्यान देंगे, जिनको हम सरकारी सदस्य कहते हैं वो सरकारी अधिकारी होते हैं, यानी सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। और वो जो काउंसिल है यानी गवर्नरों के या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, उसके वो परमानेंट सदस्य होते हैं और नियुक्त हो जाता है और सरकार की ओर से काम करते हैं, यानी सरकार को प्रशासन में सहयोग देते हैं। लेकिन उन सरकारी सदस्यों के अलावा कुछ और सदस्यों को शामिल किया गया, जिन्हें हम भारतीय सदस्य कहते हैं या गैर सरकारी सदस्य। ध्यान रखेंगे, गैर सरकारी सदस्य। तो जो 1892 का अधिनियम है उसका उद्देश्य है कि काउंसिलों में विस्तार किया जाए और जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनको अधिक से अधिक शामिल किया जाए। अब ये हुआ कि जो केंद्रीय विधानसभा है, ध्यान देंगे, केंद्रीय जो विधान परिषद है उसमें जो न्यूनतम कहा गया कि न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। यानी जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है, जब वो कानून बनाने के लिए बैठे तो उसमें न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 गैर सरकारी सदस्य को शामिल करके ही कानून बनाया जा सकता है। और उनकी नियुक्ति अनिवार्य है, क्योंकि वही जनता के जो एक्चुअल जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचा सकते हैं और आसानी से सरकार जनता के अनुकूल कानून बना सकती है। अब वो बना पाएगी कि नहीं बनाएगी ये अलग विषय है, लेकिन इसके पीछे जो कहा गया उसका उद्देश्य यही था कि जो कानून बनाने वाली संस्था है, केंद्रीय जो परिषद है, उसमें कानून बनाते समय जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनको शामिल किया जाए। उसी तरह जो प्रांतीय परिषद है, इसमें भी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें गैर सरकारी सदस्य कितने बन रहे हैं? न्यूनतम 10 और अधिकतम 16। ध्यान रखेंगे, सवाल अगर पूछे जाएंगे तो ये महत्वपूर्ण होता है कि न्यूनतम 10 सदस्य और अधिकतम 16 सदस्य। अब कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा इनको अधिकार भी देख लिया जाए कि केंद्रीय परिषद का विस्तार तो किया गया, इनको अधिकार क्या मिला? तो अधिकार ये मिला कि जो केंद्रीय विधानसभा के जो सदस्य थे उनको सार्वजनिक मामलों पर 6 दिन की पूर्व सूचना पर, ध्यान देंगे, 6 दिन की पूर्व सूचना पर, जैसे आज भी आपको संसद में सवाल पूछने हो तो उसके लिए आपको पहले सूचना देनी होती है, फिर आप प्रश्न पूछते हैं, फिर प्रश्न पूछने के बाद पूरक प्रश्न पूछते हैं। अब वो प्रक्रिया यहीं पर शुरू हो रही है, ध्यान रखेंगे, ये वो प्रक्रिया यहीं पर शुरू हो रही है। यानी 6 दिन पूर्व की सूचना पर जो सार्वजनिक महत्व के जो विषय थे, सार्वजनिक जो प्रशासन था, उस पे ये सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे। ध्यान रखेंगे, सिर्फ प्रश्न पूछ सकते थे,
पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, सिर्फ प्रश्न पूछ सकते थे। दूसरी चीज, ये लोग बजट पर बहस करने का इनको अधिकार मिला, यानी पहली बार काउंसिल में जो गैर सरकारी सदस्य हैं इनको प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। तो ये अक्सर करके पूछा भी जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को या काउंसिल के सदस्यों को प्रश्न पूछने का और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। अब हम लोग प्रांतीय परिषदों में देखें कि इसमें वृद्धि कैसे हुई, यानी इसमें क्या परिवर्तन हुआ। तो इसमें परिवर्तन हुआ कि मद्रास, बम्बई, बंगाल और उत्तर पश्चिम प्रांत, इसमें ये हुआ कि इन परिषदों का विस्तार किया जाए और इन परिषदों में न्यूनतम 8 और अधिकतम, जैसे मद्रास में न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। उसी तरह बंबई में न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। उसी तरह बंगाल में कहा गया कि अधिकतम 20 संख्या आप नियुक्त कर सकते हैं। जो लेजिस्लेचर असेंबली है उसमें जब भी कानून बनाएं या जब भी उसकी बैठक करें तो उसमें न्यूनतम अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, या न्यूनतम सदस्य तय नहीं किए गए। उसी तरह उत्तर पश्चिम प्रांत में भी अधिकतम 15 गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग गैर सरकारी सदस्यों को विधानसभाओं में, प्रांतीय या केंद्रीय में शामिल करने की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं कि वो किस रूप में शामिल हुए। अब ध्यान देंगे कि जो अब अगर हमने केंद्रीय जो विधान परिषद है उसके बारे में देखा, उसके अधिकार को देख लिए, तो प्रांतीय देख लें। तो प्रांतीय में क्या हुआ कि जो प्रांतीय जो परिषद है उसकी शक्ति में ये विस्तार किया गया पहली बार कि वो पुराने कानूनों को रद्द कर सकती थी और नए कानून बना सकती थी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब वो कानून को रद्द करेगी या नया कानून बनाएगी तो वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो या गवर्नर केंद्रीय कानून के विपरीत हो, या कहीं न कहीं जो एक्ट है पहले से जो ब्रिटिश कालीन जो सरकार के चलाने के लिए जो संवैधानिक विकास के चरण में जो अधिनियम बनाए गए हैं उसकी अवहेलना न करे। तो यहाँ सीमित अधिकार हैं, लेकिन पहली बार उसे अधिकार दिए गए कि नए कानून बनाए और उसे रद्द कर सके। ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण ये भी है कि ये जो गैर सरकारी सदस्य हैं, चाहे केंद्रीय या प्रांतीय, इनकी जो मनोनयन की जो प्रक्रिया है वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 61 में करता था। अब यहाँ पे उसमें चेंजिंग आ गई। चेंजिंग ये आई कि अब अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उनको मनोनीत करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ उन्हीं सदस्यों को काउंसिल में प्रवेश देगा कि जो अंग्रेज समर्थक हैं और जिसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पसंद करता है। तो इस तरह तो वो गैर सरकारी सदस्य भी व्यवहार सरकारी अधिकारी के रूप में करेंगे, सरकारी सदस्य के रूप में करेंगे। इसलिए इस एक्ट में ये परिवर्तन किया गया कि गवर्नर जनरल के जो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था उसे सीमित कर दिया गया, और जो मनोनीत करने का अधिकार था गवर्नर जनरल को वो दूसरे संस्थाओं के पास ट्रांसफर कर दिया गया। वो ट्रांसफर किस रूप में किया गया इसको हम लोग देखते हैं। हुआ क्या कि इसमें पहली बार जो 1892 का अधिनियम है, गैर सरकारी सदस्यों के लिए निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यान देंगे, लेकिन यहाँ पे भूलने की जरूरत, ये महत्वपूर्ण बात है याद रखने की कि ये निर्वाचन शब्द प्रयोग भले ही हुआ हो लेकिन एक्चुअल में ये निर्वाचन नहीं था, ये भी मनोनयन ही था। यानी निर्वाचन इसको नहीं कह सकते। शब्द भले ही आया, एक बड़ा अच्छा शब्द है, लेकिन यहाँ भी सदस्य निर्वाचित नहीं हो रहे हैं जनता के द्वारा, यहाँ भी मनोनीत हो रहे हैं। लेकिन ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा नहीं हो रहा है, ये अन्य संस्थाओं के द्वारा हो रहा है। अब इसीलिए हम इसको कह रहे हैं निर्वाचन, लेकिन ये निर्वाचन नहीं है, मनोनयन है। अब निर्वाचन कैसे होता है तो इसमें भी देखें तो केंद्रीय सदस्यों का निर्वाचन, फिर प्रांतीय सदस्यों का निर्वाचन, और निर्वाचन किनका होना है, गैर सरकारी सदस्य जो जनता के नुमाइंदे हैं। अब इसमें अगर ये केंद्रीय विधानसभा को देखा जाए तो इसमें 5 सदस्यों का जो मनोनयन होता था, देखिएगा कि ये गैर सरकारी लोगों को शामिल भले ही करेंगे लेकिन इनको बहुमत अभी नहीं देंगे। ये नहीं कि ये सरकार के काम को प्रभावित कर सके, इसलिए गैर सरकारी सदस्यों की जो संख्या है उसको कम रखेंगे और सरकारी सदस्यों की जो संख्या है उसे अधिक रखेंगे ताकि सरकार अपने मनमाने पूर्ण ढंग से काम कर सके। तो उसमें क्या हुआ कि जो गैर सरकारी सदस्य थे उसमें ये हुआ कि 5 सदस्य जो केंद्रीय विधानसभा के हैं उसमें उसका मनोनयन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेगा।
यानी 5 का तो मनोनयन गैर सरकारी में भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेगा। और जो 5 सदस्य हैं गैर सरकारी, वो 4 प्रांतों यानी बंगाल, मद्रास, बम्बई और उत्तर पश्चिम प्रांत से चुने जाएंगे, एक एक प्रतिनिधि। और दूसरा 5वां जो सदस्य होगा कलकत्ता वाणिज्य मंडल से। तो 5 सदस्य गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मनोनीत करेगा केंद्रीय विधानसभा का, और 5 सदस्य 4 प्रांतों के गैर सरकारी। अब प्रांतों जो मनोनीत होंगे वो गैर सरकारी सदस्य, ऐसे गैर सरकारी सदस्य जो प्रांतीय असेंबली के अंग हैं यानी सदस्य हैं। तो ये कह रहा है कि 5 सदस्य 4 प्रांतों के गैर सरकारी सदस्यों और कलकत्ता वाणिज्य मंडल द्वारा चुना जाएगा। उसी तरह हम देखें तो जो प्रांतीय सदस्य हैं, जो प्रांतीय परिषद है, उसके सदस्यों का जो चुनाव था यानी गैर सरकारी जो सदस्य थे प्रांतों में, उनका मनोनयन नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल के द्वारा होता था। तो इस तरह जनता का कहीं चुनाव में भागीदारी नहीं है, ये संस्थाएं मनोनीत कर रही हैं। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सभी सदस्यों का मनोनयन नहीं कर रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये निर्वाचन शब्द भले ही आया हो, लेकिन ये मनोनयन होता है, इसका डायरेक्ट इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, यह अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है सदस्यों के चयन की। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कुछ अधिकार और दिए गए, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ये अधिकार दिए गए कि वो अपने काउंसिल के सदस्यों की सहायता से, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो काउंसिल के सदस्य हैं उनके नियुक्ति के संदर्भ में कानून बना सके। दूसरा परिवर्तन ये किया गया कि जो खाली पद थे काउंसिलों के, उनको भरने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नरों को आदेश दिया गया। तीसरा बड़ी बात ये हुई कि जो पद रिक्तियां कैसे होती हैं, यानी कैसे ये बड़ा आया जो आज भी प्रचलित है कि जैसे किसी सदस्य का स्थान कैसे रिक्त माना जाए, इस पे भी इसमें चर्चा की गई। जैसे कहा गया कि अगर लगातार 60 दिन तक अगर बैठकों से अनुपस्थित रहता है, काउंसिल की बैठकों से बिना किसी सूचना के, तो उस सदस्य का पद रिक्त माना जाएगा। दूसरी चीज़, वो अगर मृत्यु हो जाती है या फिर वो त्यागपत्र देता है तब उसका पद रिक्त माना जाएगा। जैसे आज भी ये इसी प्रक्रिया के तहत विधानसभा या लोकसभा है, उसमें जो सदस्य होते हैं उनका पद रिक्त हो जाता है। तो ये प्रक्रिया यहीं से शुरू हुई थी। अब आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इससे कुछ हम लोग ध्यान रखेंगे। ये महत्वपूर्ण है कि यानी पूछता है कि प्रश्न कब इनको जो है सार्वजनिक मामलों पर प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। तो ये 1892 का अधिनियम है। दूसरी चीज़, ये 1892 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय परिषदें हैं उसमें उनका विस्तार किया गया और पहली बार निर्वाचन शब्द प्रयोग किया गया। ध्यान देंगे, लेकिन ये निर्वाचन डायरेक्ट नहीं है, अप्रत्यक्ष है। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।